हेलो एवरीवन, भारत द लर्निंग स्पॉट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गुलजार। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? बेसिकली जो शासन होता है ना, शासन चलाने की पूरी व्यवस्था। ठीक है, तो जैसे कि इसमें टैक्स वसूलना आ सकता है, इसमें कानून बनाए रखना आ सकता है, इसमें जो सेना होती है या जिसे हम आर्मी भी बोलते हैं या मिलिट्री जिसे हम बोलते हैं, उसका मैनेजमेंट भी इसी में ही आता है। और जो ऑफिशियल्स होते हैं इनको अपॉइंट करना भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही आता है। ठीक है, जनता की समस्याएं सुलझाना, ये सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है। ठीक है, यानी कि राज्य चलाने की पूरी व्यवस्था। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, ये अलग अलग टाइप का होता है। जैसे कि एक है सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि सिविलियन जैसे कि जो रोज़मर्रा के काम हैं, जो जनता से जुड़े हुए काम हैं, वो उससे रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन होता है सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन में यही सारी चीज़ें आती हैं कि ऑफिशियल्स की नियुक्ति, टैक्स वसूलना। ठीक है, ये आर्मी वाला जो सिस्टम है ना, ये अलग चला जाता है, ये आ जाता है मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में, जो कि यहाँ पर हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? बेसिकली जो रोज़मर्रा के काम हैं, टैक्स वगैरह से रिलेटेड जो भी हैं, जस्टिस वगैरह है और जनता के काम देखना, ये सब है सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, समझ गए? यानी कि जो सेना से रिलेटेड नहीं है, सिंपल सी बात। तो छत्रपति शिवाजी ने एक रिलेटिवली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश किया अपने किंगडम के लिए, मराठा किंगडम के लिए। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब जो पावर है सारी की सारी वो किसके पास में है? राजा के पास में, या सेंटर या फिर केंद्र के पास में है। ठीक है, तो वो चीज़ है सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। और रिलेटिवली यानी कि तुलना जो यहाँ पर करी गई है वो किससे करी गई है, क्यों करी गई है? क्योंकि मराठा एम्पायर के अलावा और भी कई सारे छोटे छोटे किंगडम थे आसपास में भारत में। तो वहाँ पर क्या होता था? वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन होता था डिसेंट्रलाइज्ड, मतलब कि जो पावर होती थी वो छोटे छोटे राजाओं, छोटे छोटे सरदारों के हाथ में होती थी। लेकिन छत्रपति शिवाजी ने ये सेंट्रलाइज्ड करी। ठीक है, मतलब क्या है? रिलेटिवली सेंट्रलाइज्ड किया छत्रपति शिवाजी ने और किंगडम्स के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर जो सारे फैसले जो लेगा वो कौन लेगा? वो राजा लेगा। ठीक है, तो छत्रपति शिवाजी ने हेरिडेटरी पोस्ट को अबॉलिश किया। हेरिडेटरी पोस्ट क्या होती हैं? जैसे किसी इंसान को किसी एक पद पर बिठाया, किसी एक पोस्ट पर बिठाया, कोई ऑफिशियल बना दिया। ठीक है, तो इसका जो बेटा है वो भी वही ऑफिशियल बनेगा अपने आप, वंशानुगत जिसे हम बोलते हैं। फिर उसका बेटा भी अपने आप उस पद पर बैठ जाएगा, फिर उसका बेटा बैठ जाएगा। तो ये होती है हेरिडेटरी पोस्ट या वंशानुगत पद होता है। ठीक है, लेकिन छत्रपति शिवाजी ने इसी चीज़ को अबॉलिश किया था। अबॉलिश यानी कि ख़त्म किया था, बैन किया था। और ये जो प्रैक्टिस है हेरिडेटरी पोस्ट वाली, ये जनरली सुल्तान्स और मुगल्स के अंडर प्रैक्टिस की जाती थी। जनरली बात की जा रही है, यानी कि हर समय पर मुगल्स और सुल्तान के हर राजा के समय पर ये ज़रूरी नहीं था कि हेरिडेटरी पोस्ट ही होती थी। जैसे कि हमने मुगल्स में अकबर के बारे में पढ़ा, अकबर मनसबदार जो है वो बनाता था, लेकिन मनसबदार जो है वो किसी के फादर को देखकर थोड़ी ना वो नियुक्त करता था किसी इंसान को, वो उस इंसान की काबिलियत को देखकर उसे मनसबदार बनाता था। ठीक है, तो कोई भी मनसबदार बन सकता था, कोई भी काबिल है। और अगर एक बार कोई मनसबदार बन गया तो ज़रूरी नहीं होता था कि उसका बेटा भी मनसबदार बने। तो बात क्या कही जा रही है कि ये जो हेरिडेटरी पोस्ट है ना, ये जनरली सुल्तान्स और मुगल्स के अंडर प्रैक्टिस की जाती थी, लेकिन हर समय ये ज़रूरी नहीं है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो छत्रपति शिवाजी ने इस चीज़ को बैन किया था। फिर इन्होंने लैंड असाइनमेंट्स को भी बैन किया था। लैंड असाइनमेंट यानी कि जो अधिकारी है कोई, और वो कोई सर्विस दे रहा है राज्य को, तो उसको बदले में क्या दी जाती थी? बदले में उसको ज़मीन दी जाती थी। ठीक है, तो मतलब ज़मीन जो है उसको एक सैलरी के रूप में दी जाती थी कि तुम ये ज़मीन ले लो, यहाँ से जो भी टैक्स है तुम खुद कलेक्ट करो और अपना खर्चा उठाओ। तो ये चीज़ छत्रपति शिवाजी ने बैन करी, इसको भी ख़त्म किया। और छत्रपति शिवाजी ने हर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को उसके लिए एक सैलरी जो है वो रखी, जो कि स्टेट की ट्रेजरी में से दी जाएगी। यानी कि जो ख़जाना है स्टेट का, जो मराठों का ख़जाना है, वहीं से ही अब इन लोगों को उनकी सैलरी दी जाएगी। कोई
कोई भी लैंड वगैरह उनको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये दोनों बातें याद रखनी है कि छत्रपति शिवाजी ने हेरिडेटरी पोस्ट अबॉलिश की थी और लैंड असाइनमेंट्स भी अबॉलिश की थी, और उन्होंने सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश किया था। कई सारे जो ऑफिशियल्स थे उनको ट्रांसफ़र भी किया जाता था टाइम टू टाइम। ठीक है, ट्रांसफ़र क्यों किया जाता था? क्योंकि अगर कोई ऑफिशियल कोई एक ही जगह पर सालों से रह रहा है, सालों से उसी जगह पर काम कर रहा है, 10 साल 20 साल हो गई उसे, तो वो उस एरिया में ना बहुत ज़्यादा पावर जुटा लेता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है वो वहाँ पर। तो अगर वो पावरफुल हो जाएगा तो वो राजा पर ना अपने टर्म्स यानी कि अपनी शर्तें वो थोप सकेगा या अपनी शर्तें मनवा सकेगा। तो ऐसा ना हो, कोई भी ऑफिशियल कोई भी अधिकारी पावरफुल ना हो, इसीलिए उसको एक जगह से दूसरी जगह बार बार ट्रांसफ़र किया जाता रहा, दूसरी जगह पर उसे काम करने के लिए भेजा जाता रहा। ठीक है, तो उनके पास में ज़्यादा पावर ना इकट्ठी हो जाए, इसीलिए ये किया जाता रहा। तो ये छत्रपति शिवाजी के समय पर था। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी ने जो पेंशन थी, सोल्जर्स की विडोज़ को पेंशन दी थी। मतलब वो सोल्जर्स, वो सैनिक जो कि युद्धों में मारे गए थे, छत्रपति शिवाजी के साथ युद्ध लड़ने गए थे, लेकिन हर युद्ध में सैनिक तो सारे के सारे तो बचते नहीं हैं, कुछ मारे भी जाते हैं। तो जो मारे गए उनकी वाइफ तो विडो हो गई, विधवा हो गई, तो उन विडोज़ को पेंशन दी छत्रपति शिवाजी ने। पेंशन यानी कि कुछ पैसे के रूप में हेल्प दी जाती है, तो वो पेंशन भी दी एक तो, और उनके बच्चों को, जो उनके सन थे, उनको मिलिट्री पोस्ट भी ऑफ़र की, मिलिट्री पोस्ट भी दी। मतलब सोल्जर्स है तो उसको, उनके बेटे को भी सेना में जो है वो रख लिया जाता था अगर ये सोल्जर मर जाता है तो। ठीक है, क्लियर? तो ये चीज़ क्या दिखा रही है? ये दिखा रही है कि छत्रपति शिवाजी जो थे वो अपने सोल्जर्स के लिए और उनकी फैमिली के लिए भी केयर करते थे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। फिर यहाँ पर एक कॉइन आपको देखने को मिलेगा, छत्रपति शिवाजी ने मिंट करवाया था, यानी कि बनवाया था, गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स बनवाए थे। ठीक है, अपने खुद के नाम के। जैसे कि आपको इस कॉइन पर यहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा, यहाँ पर श्री, ये राजा, ये शिव, ये छत्र, ये पति। आप समझ पा रहे होगे देखकर, है ना? तो इस कॉइन पर छत्रपति शिवाजी का नाम लिखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने यही टाइटल तो लिया था, श्री राजा शिव छत्रपति का, हमने पढ़ा हुआ है। तो ये उनकी सोवरेंटी को दिखा रहा है। सोवरेंटी यानी कि ये एक इंडिपेंडेंट रूलर हैं, एक स्वतंत्र शासक हैं। तो अगर कोई राजा जो है वो कॉइन जो है वो जारी कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो इंडिपेंडेंट है, किसी और रूलर के अधीन नहीं है। कोई भी ऐसे ही तो कॉइन जारी नहीं कर सकता है ना, सोचने वाली बात है। तो द यूज़ ऑफ द देवनागरी स्क्रिप्ट वॉज ऑल्सो एन असर्शन ऑफ हिज कल्चरल आइडेंटिटी। तो ये जो श्री राजा शिव छत्रपति यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। देवनागरी स्क्रिप्ट मतलब, स्क्रिप्ट क्या होती है? किसी भी लैंग्वेज को लिखने की जो स्टाइल है। ठीक है, जैसे कि हम इंग्लिश लैंग्वेज लिख रहे हैं, ये हम किस स्क्रिप्ट में लिख रहे हैं? हम लिख रहे हैं ये रोमन स्क्रिप्ट में। ठीक है, जैसे ABCD लेटर्स होते हैं ना इंग्लिश के, वैसे ही एक होती है देवनागरी स्क्रिप्ट, जिसमें हिंदी लिखी जाती है, इसमें ही मराठी भी लिखी जाती है, और इसी देवनागरी स्क्रिप्ट में संस्कृत भी लिखी जाती है। ठीक है, समझ गए? तो यही देवनागरी स्क्रिप्ट ये यहाँ पर लिखी हुई है, और श्री राजा शिव छत्रपति यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये क्या दिखा रहा है? देवनागरी स्क्रिप्ट का यूज़ क्या दिखा रहा है? शिवाजी की कल्चरल आइडेंटिटी को। मतलब उस समय पर नॉर्थ इंडिया में जो है वो मुगल्स थे, तो उनके भी सिक्के चलते थे, तो उनके सिक्कों में जो है वो पर्शियन स्क्रिप्ट या फ़ारसी लिपि का यूज़ किया जाता था, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। ठीक है, लेकिन शिवाजी ने देवनागरी स्क्रिप्ट का यूज़ करवाया, जो कि ये दिखा रहा है कि हम मराठों की अपनी एक कल्चरल आइडेंटिटी है, एक अलग अपनी पहचान है। हम किसी के अधीन नहीं हैं, किसी मुग़ल के, किसी सल्तनत के अधीन नहीं हैं जो हम अलग दूसरी भाषा का उपयोग करें। हम खुद अपनी भाषा का उपयोग कर रहे हैं, हमारी एक अपनी खुद की पहचान है, कल्चरल आइडेंटिटी है। तो वो चीज़ ये दिखाती है। ठीक है, तो ये हो गई इनके कॉइन की बात। अब छत्रपति शिवाजी ने अपने ऑफिशियल्स को या अपने अधिकारियों को कुछ स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए। क्या दिए? कि जो सब्जेक्ट्स हैं यानी कि जो प्रजा है, उनको मिसट्रीट नहीं करना है, उनके साथ में गलत बिहेव नहीं करना है, और फोर्सफुली यानी कि ज़बरदस्ती जो है उनसे एक ब्लेड ऑफ ग्रास भी नहीं छीनना है। ग्रैब यानी कि छीनना हो गया, ब्लेड ऑफ ग्रास यानी कि घास का एक तिनका भी उनसे छीनना नहीं है। ठीक है, मतलब एक माइक्रो लेवल पर जाकर शिवाजी बोल रहे हैं कि प्रजा से कुछ भी आपको ज़बरदस्ती नहीं छीनना है।
आपका कोई हक नहीं बनता है। और इन वन ऑफ द लेटर्स शिवाजी ने कुछ लेटर्स लिखे थे अपने ऑफिशियल्स को, उसमें से एक लेटर में शिवाजी ये बोलते हैं कि वुड फ्रॉम बिग ट्रीज लाइक टीक इज़ रिक्वायर्ड फॉर द नेवी, यानी कि जो बड़े बड़े पेड़ हैं, जो मजबूत पेड़ हैं, जैसे कि टीक जैसे पेड़, ठीक है, टीक जो जिसे हम सागवान का पेड़ भी बोलते हैं, ये काफ़ी मजबूत होता है और इसकी जो लकड़ी है वो पानी में आसानी से मतलब जल्दी सड़ती नहीं है। तो पेड़ क्यों चाहिए, पेड़ों की लकड़ी क्यों चाहिए? नेवी के लिए। छत्रपति शिवाजी ने नेवी इस्टेब्लिश की थी और नेवी है तो समुद्र में लड़ाई करेगी, तो उसके लिए क्या चाहिए? नावें चाहिए ना। नावों को बनाने के लिए ही तो लकड़ी चाहिए, उसी के लिए ही हमें पेड़ काटने पड़ेंगे। तो वुड ज़रूरी है नेवी के लिए। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो परमिशन ले लो। परमिशन किससे ली जाएगी? स्टेट से। स्टेट यानी कि जो मराठा एम्पायर है वहाँ से, ठीक है। जब भी मैं स्टेट बोलूँ उसका मतलब क्या होता है? किंगडम की बात हो रही है। एक राज्य, मतलब जैसे आज भारत में अलग अलग स्टेट्स हैं, उस तरीके से बात नहीं हो रही है, ठीक है। स्टेट मतलब पूरा का पूरा एक किंगडम, अलग किंगडम, उसकी बात हो रही है। तो परमिशन ले लो स्टेट से, राज्य से परमिशन ले लो पेड़ काटने की। और अगर परमिशन मिल जाती है तो प्रोसीड करो, तो आगे बढ़ो, पेड़ काट लो। और अगर परमिशन नहीं मिलती है तो तुम्हें कोई हक नहीं है पेड़ काटने का, क्योंकि ये परमिशन वाली बात इसीलिए रखी गई कि अगर कोई भी इंसान जाकर कितने भी पेड़ काट लेगा, कितनी भी लकड़ियाँ काट लेगा, तो पेड़ तो ख़त्म हो जाएंगे ना। इसी वजह से यहाँ पर परमिशन जो है वो लगाई गई। और भी जो ट्रीज़ होते हैं जैसे कि मैंगो, जैक फ्रूट यानी कि जो कटहल होता है, वो वाला जो पेड़ है, ये भी यूज़फुल होते हैं, ज़रूरी होते हैं, लेकिन उनको बिल्कुल भी मत छुओ। इनको छूने के लिए छत्रपति शिवाजी मना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रीज़ हैं ये काफ़ी साल लगता है इनको मैच्योर होने में। मैच्योर इन द सेंस कि पूरे के पूरे ये बड़े हो चुके हैं और अब फल देना इन्होंने शुरू कर दिया है। वो स्टेज होती है इनकी मैच्योर स्टेज, जब ये फल देने लगते हैं तो इनको बड़ा होने में काफ़ी साल लग जाते हैं। और लोग इनकी देखभाल करते हैं अपने बच्चों की तरह। तो लोगों के सेंटीमेंट इन पेड़ों से जुड़े हुए होते हैं। अगर आप इन पेड़ों को काट दोगे तो क्या लोगों का जो सौरव है, यानी कि जो लोगों का दुख है, वो कभी ख़त्म होगा? कभी नहीं ख़त्म होगा। ये पूछ रहे हैं छत्रपति शिवाजी अपने ऑफिशियल से। तो इफ़ यू अकम्प्लिश समथिंग बाय ऑप्रेसिंग अदर्स, यानी कि अगर तुम किसी चीज़ को अकम्प्लिश यानी कि किसी चीज़ को हासिल करते हो, कोई चीज़ तुम्हें मिल रही है, कैसे मिल रही है? दूसरों को ऑप्रेस करके, दूसरों पर अत्याचार करके, उनसे ज़बरदस्ती छीन के, तो वो बहुत जल्दी ही पेरिश हो जाती है। पेरिश यानी कि नष्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और इसके साथ ही साथ जो ऑप्रेसर है, जिसने अत्याचार किया है, वो भी ख़त्म हो जाता है। मतलब कि किसी से ज़बरदस्ती छीनी गई चीज़ जो है वो ज़्यादा समय तक चलती नहीं है, और ना ही जिसने छीना है वो भी नहीं चल पाता, वो भी नष्ट हो जाता है बहुत जल्दी ही, ठीक है। इसके अलावा इस तरीके के जो ट्रीज़ हैं जैसे कि ये मैंगो के, जैक फ्रूट के और बाकी के सारे जो ट्रीज़ हैं, इनकी एब्सेंस से क्या है, इनकी एब्सेंस से हार्म भी है, नुकसान भी है। क्यों? क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, हमने पेड़ों का काम भी पढ़ा हुआ है चैप्टर 1 में, नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज़ में। तो पेड़ जो है वो मिट्टी को बचाते हैं, मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, मिट्टी में नमी बनाकर रखते हैं, ठीक है, और हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा एक आप सब जानते ही होंगे, जो ऑक्सीजन है वो पेड़ प्रोवाइड करता है ना। तो इसीलिए हार्म भी है, नुकसान भी है इन पेड़ों के ना होने से। इसीलिए फोर्स का इस्तेमाल मत करो किसी भी सर्कमस्टेंस में, यानी कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कंडीशन में आपको फोर्स यानी कि ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं करना है, किसी से भी ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं छीनना है। ये बात छत्रपति शिवाजी अपने ऑफिशियल्स से बोल रहे हैं, जो कि स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है उनको। तो हमने ये जो छत्रपति शिवाजी का लेटर पढ़ा, तो हम क्या बोल सकते हैं उनकी वैल्यूज़ के बारे में एक रूलर के रूप में। तो आप अपने आप को अब एक रूलर के रूप में थोड़ा सा इमेजिन करो। आप एक रूलर हो और आप छत्रपति शिवाजी की वैल्यूज़ के बारे में क्या बोल सकते हो, तो ज़रा करो इमेजिन, ठीक है। तो छत्रपति शिवाजी जो थे वो एक काइंड, एक दयालु और फेयर रूलर थे। फेयर यानी कि किसी के भी साथ में गलत नहीं होना चाहिए, ये चीज़ वो सोच कर चलते थे।
और उन्होंने अपने लोगों की बहुत ज़्यादा फिक्र की, अपनी केयर की उनकी, और अपने ऑफिसर्स को बोला कि उनको ट्रबल ना करें, यानी कि उनको नुकसान ना पहुंचाएं, उनको परेशान भी ना करें। ठीक है। और छत्रपति शिवाजी क्रूएल्टी मतलब कि निर्दयता, जो लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता है उसके अगेंस्ट थे, और चाहते थे कि उनके लोगों को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाए। इसके अलावा उन्होंने ट्रीज़ की भी केयर की और नेचर की भी केयर की। हम ये सारी बातें छत्रपति शिवाजी के बारे में बोल सकते हैं एज अ रूलर। ठीक है, क्लियर। तो चलें अब आगे। तो छत्रपति शिवाजी की हेल्प के लिए एक अष्टप्रधान मंडल होता था। आपसे पूछा जाए अष्टप्रधान मंडल क्या है, तो ये काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स है। यानी कि इसका मतलब क्या है, अष्ट का मतलब होता है 8, यानी कि 8, प्रधान का मतलब होता है मंत्री जो मिनिस्टर्स हैं, और मंडल का मतलब क्या है, काउंसिल, यानी कि 8 मिनिस्टर्स का एक ग्रुप होता है। जो ये पूरा का पूरा ग्रुप है ये छत्रपति शिवाजी की हेल्प करता है एडमिनिस्ट्रेशन संभालने में। ठीक है। तो ये अष्ट प्रधान जो है वो कौन कौन थे ये आपको याद करना पड़ेगा। तो आपको ये पूरा का पूरा फिगर जो है वो याद करना पड़ेगा। ठीक है। तो सेंटर में कौन होता था, छत्रपति होता था, जो कि कौन है, छत्रपति शिवाजी हैं फिलहाल के लिए। द सोवरेन किंग, यानी कि स्वतंत्र राजा, एक इंडिपेंडेंट किंग। ठीक है। तो सबसे पहला जो अष्टप्रधान में पहला मंत्री है जिसका नाम है प्रधान, ये प्रधान कौन होता था, ये होता था प्राइम मिनिस्टर उस समय का। फिर दूसरा होता था तुम्हारा सचिव, ये सचिव कौन था, ये होता था लैंड रेवेन्यू मिनिस्टर। तो ये जो ऊपर दिए गए हैं ना, ये तो अष्टप्रधानों के नाम हैं कि कौन कौन थे, और जो नीचे है ये उनके काम हैं। जैसे हम आज के पर्सपेक्टिव में अगर कंपैरिजन करें तो वो क्या काम करते थे वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो सचिव कौन होता था, सचिव होता था लैंड रेवेन्यू मिनिस्टर, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है। तो लैंड रेवेन्यू मिनिस्टर है, यानी कि ये रेवेन्यू से रिलेटेड काम देखता था। रेवेन्यू बेसिकली क्या होता है, जो सरकार की इनकम होती है ना वो चीज़ होती है रेवेन्यू। अब यहाँ पर लैंड रेवेन्यू की बात हो रही है, यानी कि ज़मीन से जो भी इनकम आ रही है, जैसे कि किसानों से लैंड टैक्स वगैरह लिया जा रहा है, लैंड के रिकॉर्ड्स वगैरह जो भी रखेगा वो ये सचिव रखेगा, ये लैंड रेवेन्यू का मिनिस्टर है। ठीक है। पूरे रेवेन्यू का मिनिस्टर नहीं बोला गया है, लैंड रेवेन्यू का मिनिस्टर है ये। ठीक। अगला है न्यायाधीश। ये न्यायाधीश कौन होता था, ये होता था चीफ जस्टिस, यानी कि लोगों को जस्टिस देता था, जैसे कि जज की तरह काम करता था, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है। तो एक ऑफिसर होता था या एक अष्टप्रधान होता था न्यायाधीश। फिर एक है पंडित राव। ये पंडित राव रिलीजियस अफेयर्स का हेड होता था, यानी कि जो धार्मिक मामले हैं उनको ये उनकी देखरेख करता था पंडित राव। देन सेनापति कमांडर इन चीफ होता था, यानी कि सेना का प्रमुख। ठीक है। युद्ध और सैनिकों की सारी जिम्मेदारी सेनापति की होती थी। एक होता था सुमंत, ये सुमंत होता था फॉरेन अफेयर्स का मिनिस्टर। फॉरेन अफेयर्स मतलब कि जो दूसरे देश हैं, विदेश जिसे हम बोलते हैं, जैसे उस समय पर भारत के अंदर ही कई सारे अलग अलग राज्य थे, अलग अलग किंगडम थे, तो दूसरे राज्यों से बातचीत करना, उनसे समझौते वगैरह करना, सारा का सारा जो बाहर वाला काम देखेगा वो देखेगा सुमंत, मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स है। ठीक है। फिर एक है मंत्री, ये मंत्री होता था इंटेलिजेंस मिनिस्टर। इंटेलिजेंस का मतलब है यहाँ पर जो गुप्त जानकारी रखता था, मतलब जो स्पाई वगैरह होते हैं ना, जो जासूस वगैरह होते हैं, उनका काम देखता था। ये जो अपने राज्य में अलग अलग जगह पर जासूस बिठा कर रखे हैं, वहाँ से खबर लेकर आ रहे हैं, दुश्मनों की अलग अलग राज्यों की खबर ये इकट्ठा करते हैं जासूस, तो उन सभी को संभालता था ये मंत्री। तो ये इंटेलिजेंस मिनिस्टर होता था। ठीक है। उसके बाद में फिर एक होता था अमात्य, ये अमात्य होता था फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस का मतलब होता है पैसे से रिलेटेड सब कुछ। ठीक है। वो है फाइनेंस, यानी कि जो स्टेट है उसकी कितनी इनकम हो रही है, कितना खर्च हो रहा है, इस सब का हिसाब जो रखेगा वो फाइनेंस मिनिस्टर रखेगा, अमात्य रखेगा। यानी कितना टैक्स आया, कितना खर्च हुआ, ये सारा का सारा काम देखेगा अमात्य या फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि फाइनेंस में भी इनकम की बात हो रही है, रेवेन्यू में भी इनकम की बात हो रही है। फ़र्क क्या है दोनों में, तो यहाँ पर छोटा सा फ़र्क होता है रेवेन्यू और एक तरफ फाइनेंस। तो क्या होता है इनमें फ़र्क, रेवेन्यू ये देखता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, मनी कहाँ से आ रही है, कितनी आ रही है, बस ये चीज़ देखेगा। मतलब टोटल जो इनकम हो रही है, इनकम की बात की जा रही है, इसमें कोई भी खर्च वगैरह नहीं जोड़ा जा रहा है। ठीक है। वो चीज़ है रेवेन्यू।
और फाइनेंस का मतलब क्या है, जो जितना भी पैसा आया है अब उस पैसे को मैनेज भी तो किया जाएगा, तो पैसे का जो मैनेजमेंट है उसे हम बोलते हैं फाइनेंस। ठीक है, मतलब पैसा आया वो तो है रेवेन्यू, और जो मैनेजमेंट किया जाएगा वो है फाइनेंस, यानी कि कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, कितना बचा है और आगे कहाँ पर खर्च करना है, ये सारी चीज़ है फाइनेंस। अब जैसे हमने लैंड रेवेन्यू मिनिस्टर की बात की, ठीक है, तो ये लैंड रेवेन्यू मिनिस्टर क्या करता था, किसानों से लैंड टैक्स वसूलेगा, ज़मीन का रिकॉर्ड रखेगा। राज्य की आय का एक बड़ा सोर्स है जो कि लैंड है, उसको संभाल रहा है लैंड रेवेन्यू मिनिस्टर। ठीक है, और ये फाइनेंस मिनिस्टर क्या करेगा, अमात्य क्या करेगा, ये सरकार के या राज्य के पूरे खजाने का हिसाब रखेगा, इनकम का और खर्च देखेगा, ये सारी की सारी चीज़ देखेगा, यानी कि एक बजट जैसा काम करेगा ये। ठीक है, तो अगर एक लाइन में बात करें तो रेवेन्यू मतलब पैसा आ गया, ठीक है, सिर्फ पैसे की बात हो गई, और फाइनेंस मतलब ये जो पैसा आया है अब उसका सही तरीके से मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, वो चीज़ है फाइनेंस। तो ये फ़र्क है दोनों में। तो ये हो गए अष्टप्रधान, आपको सारे के सारे याद करने हैं। ठीक है, फिर है जो मराठा थे वो टैक्स लगाते थे। कौन सा टैक्स, एक था चौथ और एक था सरदेशमुखी। ये किन पर लगता था, ये उन प्रोविंसेस पर लगता था जो कि मराठों के डायरेक्टली अंडर नहीं आते थे, डायरेक्टली कब्जे में नहीं आते थे। ठीक है, तो चौथ कितना होता था, चौथ होता था 25%। चौथ मतलब क्या है, 1/4 पार्ट। ठीक है, चौथा भाग जो है वो टैक्स के रूप में लिया जा रहा है, तो 1/4 को हम 25% भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर मैथ का कॉन्सेप्ट मैं एक समझाऊँ, तो 25% को जब हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 25/100 कर देंगे, इस तरीके से परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदला जाता है। तो 25 चौका 100 होते हैं, तो 1/4 आ गया। तो यही चीज़ तो है यहाँ पर, या तो 1/4 कह लो या 25% कह लो, एक ही बात है। तो ये चौथ कितना होता था, ये होता था 25%। ये आपको याद रखना है कि कौन सा टैक्स कितने परसेंट होता था। फिर एक होता था सरदेशमुखी, ये होता था 1/10 पार्ट, यानी कि ये होता था 10%। चौथ के अलावा लिया जाता था, एक एडिशनल टैक्स है, मतलब 25% तो चौथ हो गया, प्लस इसके अलावा 10% सरदेशमुखी भी लिया जाता था। तो टोटल कितना टैक्स हो गया, 35% टैक्स हो गया। ठीक है, ये किन प्रोविंसेस से लेते थे मराठे, जो कि डायरेक्टली इनके अंडर नहीं आते थे। अब कोई राज्य इनके अंडर नहीं आता है तो वो इनको टैक्स क्यों देगा, है ना, कोई भी ऐसे ही किसी को भी टैक्स क्यों देगा। तो पहली वजह तो ये होती थी कि अगर कोई छोटा राज्य है, ठीक है, तो इस राज्य पर कभी भी कोई पड़ोसी राज्य हमला कर सकता है, मुगल हमला कर सकते हैं या कोई बाहरी शक्ति हमला कर सकती है। तो मराठे ये बोलते थे इनसे कि तुम हमें चौथ दो और हम तुम्हें क्या देंगे, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। तो एक तो ये वजह रहती थी। दूसरी वजह ये रहती थी कि मराठे उस समय पर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे, तो अगर कोई राज्य टैक्स नहीं देगा मराठों को, तो मराठे ये बोलते थे कि अगर टैक्स नहीं दिया, ये चौथ और सरदेशमुखी नहीं दिया, तो मराठा सेना हमला कर सकती है, हमला करेगी तो तुम्हारे पूरे के पूरे राज्य को फिर मराठा एम्पायर में मिला लेगी। इसी वजह से दबाव में आकर भी कई सारे प्रोविंसेस को ये चौथ और सरदेशमुखी देने पड़ते थे। ठीक है, तो ये सारी वजहें रहती थी। तो ये चौथ और सरदेशमुखी लिया जाता था दक्कन के कुछ पार्ट से और नॉर्थ इंडिया के कुछ पार्ट से भी लिया जाता था। अब इन रिटर्न मराठे जो हैं वो उन प्रोविंसेस को प्रोटेक्ट करते थे और बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं करते थे उनके इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में। इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि वो राज्य या वो प्रोविंस जो है वो कैसा भी अपना एडमिनिस्ट्रेशन करे, करता रहे, मराठे बिल्कुल कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, और जो मुगल्स थे उन्होंने भी इस अरेंजमेंट को, यानी कि ये जो सिस्टम था ये टैक्स वाला चौथ और सरदेशमुखी वाला, इसको अप्रूव किया अलग अलग ट्रीटीज़ से। ट्रीटीज़ यानी कि समझौते वगैरह हुए मुगल्स और मराठों के बीच में, क्योंकि मराठे काफ़ी पावरफुल हो रहे थे, है ना। तो मुगल्स ने अप्रूव किया, अप्रूव यानी कि उनको अब ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया कि मराठों को ये राइट है, ये अधिकार है कि वो ये टैक्स वसूल कर सकते हैं। तो मुगल्स ने भी जब अप्रूव कर दिया तो फिर मराठों के लिए और आसानी हो गई, वो अब एक राइट के रूप में यहाँ पर काम करने लगे। ठीक है, और समय के साथ में इनमें से जो कुछ प्रोविंसेस थे, कौन से प्रोविंस जिनसे ये टैक्स लिए जा रहे थे, ठीक है, तो ये प्रोविंस बाद में चलकर मराठा एम्पायर का ही पार्ट बन जाते हैं। कैसे कि शुरू में तो मराठे इनसे टैक्स ले रहे थे और बाद में कुछ समय बाद इन पर ही कब्जा ही कर लेते हैं, तो वो डायरेक्टली ही मराठा एम्पायर के अंडर आ जाते हैं। ठीक है,
तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं मराठों के कॉइन की। तो 18th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी का मतलब क्या है, 1700 से 1800 का टाइम पीरियड। इस समय पर जो मराठास थे उन्होंने मुगल स्टाइल ऑफ कॉइनेज अडॉप्ट की। कॉइनेज मतलब क्या है, कॉइन बनाने की स्टाइल, ठीक है, जिस स्टाइल से कॉइन बनाया जाएगा वो चीज़, तो उसको अडॉप्ट की मराठों ने। क्यों? क्योंकि उन कॉइन्स की काफ़ी पॉपुलैरिटी थी, लोग उनको ज़्यादा पहचानते थे, लोग उनको एक्सेप्ट कर लेते थे। अब जैसे कि एक यूएस डॉलर जो होता है, जो अमेरिका का डॉलर है, उसको आप कहीं पर भी लेकर चले जाओ, किसी भी कंट्री में लेकर चले जाओ, हर कोई कंट्री उसको एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन वही आप अगर इंडियन रुपी लेकर जाओगे ना किसी भी कंट्री में, तो ज़्यादातर कंट्री एक्सेप्ट उसको नहीं करेंगी। तो वही डिफरेंस होता है पॉपुलैरिटी में, कि यूएस डॉलर इतना पॉपुलर है, इतना पावरफुल है, लेकिन रुपी में इतना दम है नहीं। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि मुग़लों के जो कॉइन है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं। इसी वजह से मराठों ने भी सोचा कि चलो इन्हीं की स्टाइल अपना ली जाए अपने कॉइन्स में। और मराठों ने क्या किया, अपने खुद के भी कल्चरल सिम्बल्स जोड़े, यानी कि कुछ ऐसे सिम्बल्स जो मराठों के कल्चर को दिखाते हों। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक रेयर मराठा कॉइन है, ये आपको देखने को मिलेगा। रेयर यानी कि जो बहुत कम मिलता है। तो इस कॉइन का नाम है गणपति पंत प्रधान रुपी, ठीक है। ये मिंट किया गया था अर्ली 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी मतलब 1800 से 1900 का टाइम, और अर्ली 19th सेंचुरी की बात हो रही है, यानी कि 1801 की शुरुआत की बात हो रही है। 1801, 1802, 1803 कुछ इस समय की बात यहाँ पर की जा रही है। तो इस समय पर मिंट करवाया था पटवर्धन ने ये कॉइन जो था। ये पटवर्धन कौन थे? ये पेशवाओं के अंडर जनरल्स थे। जनरल्स यानी कि सेनापति, सेना के कमांडर थे पटवर्धन। तो आपको ये याद रखना है पटवर्धन कौन होते थे, जनरल्स होते थे पेशवास के अंडर, ठीक है। तो इस गणपति पंत प्रधान रुपी में 2 इंस्क्रिप्शंस लिखी हुई हैं, मतलब इस कॉइन पर 2 इंस्क्रिप्शन लिखी हुई हैं। इंस्क्रिप्शन मतलब कि क्या होता है, किसी भी हार्ड सरफेस पर जो हम कार्व करके या खुरच खुरच कर लिख देते हैं ना, वही चीज़ होती है इंस्क्रिप्शन। जैसे कोई मेटल भी हो सकता है, वो कोई बड़ी चट्टान भी हो सकती है, पत्थर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हार्ड सरफेस होना चाहिए, उस पर कुछ भी लिखा हो वो होती है इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर 2 स्क्रिप्ट देखने को मिलेंगी, एक तो देवनागरी, एक पर्शियन स्क्रिप्ट। जैसे कि आप इस कॉइन पर देख पा रहे होगे, ये लिखा हुआ है गणपति, ये लिखा हुआ है पंत प्रधान। इसके अलावा ये पर्शियन स्क्रिप्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ, ठीक है। तो पर्शियन स्क्रिप्ट जो है इसमें अरबिक वगैरह लिखी जाती है, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक साइड पर गणपति लिखा हुआ है, यानी कि गणेश होता है, गणपति का मतलब होता है गणेश, तो गणेश का इन्वोकेशन किया गया है। इन्वोकेशन मतलब होता है आह्वान करना या उनको याद करना, प्रार्थना करके किसी भगवान को याद किया जाता है, वो होता है इन्वोकेशन, ठीक है। तो गणपति का इन्वोकेशन यहाँ पर हुआ है, या फिर गणपति लिखा हुआ है, आप इतना समझ लो। वाइल दी अदर्स, यानी कि एक साइड तो कॉइन की ये है, अब कॉइन के पीछे वाली भी तो साइड होगी। आप एक सिक्का देखोगे तो आपको यहाँ पर एक साइड ये देखने को मिलेगी, एक इसके पीछे की साइड देखने को मिलेगी। तो ये जो है ये 2 कॉइन नहीं है, ये सामने वाली साइड है, ये इसी के पीछे वाली साइड है, ये जो है, ठीक है, समझ गए। तो एक तरफ लिखा हुआ है गणपति और दूसरी तरफ ही लिखा हुआ है पेशवा। पेशवा के लिए लॉयल्टी दिखाई गई है, पेशवा नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पर पंत प्रधान, पंत प्रधान, ठीक है। पंत प्रधान जो है ये मराठी में बोलते हैं, इसका मतलब होता है पेशवा, जो कि एक फारसी शब्द है प्रधानमंत्री के लिए, ठीक है। तो गणपति और पेशवा दोनों का ही यहाँ पर जो लिखा हुआ है, तो ये दोनों के ही इम्पोर्टेंस को दिखा रहा है मराठों के एडमिनिस्ट्रेशन में, मराठों के कल्चर वगैरह में हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने पूरा का पूरा देख लिया सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन, जो नॉर्मल रोज़मर्रा के काम हैं, टैक्स वगैरह हमने देख लिए, ठीक है। शिवाजी जो है वो अपनी जनता के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते थे। कॉइन्स को मिंट करना, कॉइन्स को जारी करना भी इसी के अंदर आता है। उसके अलावा हमने ये अष्टप्रधान देखे, अष्टप्रधान मंडल देखा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन में। अब एक होता है मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि अब यहाँ पर सेना से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन होगा कि सेना में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको इन्फेंट्री, कैवलरी, नेवी दिखेगी। तो ये सब क्या होता है इसको हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट्स में मेंशन कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।